हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 को, उसको डिस्कस करना। उसका मैंने कल एक पार्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने पुरानी इसका पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या इंट्रोडक्शन था, ये सारी चीज़ों को कल के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लिया था। आज उसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे पार्ट 1। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि पार्ट 4 है इसके, ठीक है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे पार्ट 1 आपके स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करता है, पार्ट 2 आपका हायर एजुकेशन में जाता है। तो आज के सेशन में हम स्कूल एजुकेशन को देखेंगे, जिसमें ये सारी बातें जितनी भी आपकी दे रखी हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैंने पेन टैप कनेक्ट कर लूँ। ये जो स्कूल एजुकेशन में जितनी भी बातें दे रखी हुई हैं, है ना, उन सबको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हो गया, कर्टेलिंग जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कैसे कम किया जा सकता है, टीचर्स क्या है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, उनकी उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, और स्टैंडर्ड सेटिंग एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ों को डाला हुआ है, ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जब आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे ये करिकुलम एंड पेडागोजी है, तो इसमें जब इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट को कंसिडर किया है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, सब कुछ डालना पॉसिबल भी नहीं था। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं है, डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ मेन जो है इम्पोर्टेंट, जैसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि एनईपी में ये सारी चीज़ों को बोला गया हुआ है, ठीक है। तो जो की पॉइंट से समझ लो, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इसको, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे भी रखी हुई है। जब आप डॉक्यूमेंट को रीड करोगे, लाइक यहाँ पे तो मैंने जैसे ये है 1.3 को मैंने लिया, 1.4 को लिया, फिर 1.5 है, जैसे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं, है ना। तो एक बारी को रीड ज़रूर करना आप लोग उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नहीं, उसको भी एक बार सिर्फ रीड करना है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल मैंने बताया था आप लोगों को जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता था, 10+2 फॉलो करता था। लेकिन हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, 5+3+4, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी आगे देखेंगे यहाँ पे ही कि 5+3+4 में क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। जो स्कूल एजुकेशन में जब हम देखते हैं पार्ट 1 में, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जो स्कूल एजुकेशन है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आता है, फिर फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसी में ही है। अब जैसे इसको पहले इसका ये क्या है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इधर आएंगे, ठीक है। इसी ये जो पॉलिसी थी, यहाँ पे जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो क्या था इसका, 10+2। 10+2 कहने का मतलब है कि यहाँ पे 6 से 18 साल के बच्चों को कवर किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे 6 से 18 साल के बच्चों को कवर किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन होता था फर्स्ट क्लास में वो ही 6 क्लास से होता था, ठीक। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एक नई पेडागोजिकल एंड करिकुलम रीस्ट्रक्चर किया गया, जहाँ पे बच्चों को इंक्लूड किया गया कौन सी एज से, 3 से 18 साल, ठीक है, 3 से 18 साल। जैसे ये पहले जो 3 साल है वहां पे आंगनबाड़ी हो गया, प्री स्कूलिंग्स हो गई, बाल वाटिका हो गई, मतलब 3 से 6 साल। ये आगे हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे इस वाले स्लाइड में आपको ये समझाना है, जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो हमारा 10+2 फॉलो करता था, जिसमें जो बच्चे थे वो किस ग्रुप के थे, 6 से 18 साल के बच्चे थे, ठीक है। जो न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर आया हमारा एनईपी 2020 में, वहां पे क्या था, 3 से 18 साल के बच्चों को कवर किया गया, ठीक है। कितने साल से, 3 से 18 साल के, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 3 to 6 वाले को एक्सक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे इस एज ग्रुप वाले को नहीं रखा गया था, लेकिन यहाँ पे 3 से 6 वालों को फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया। जैसे फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है ना, ये चीज़ है। तो इसको भी हम लोग आगे जब अभी पढ़ेंगे ना देखेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट में देखना, सबसे पहले पॉइंट में लिखा होगा यहाँ पे, देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में सबसे पहले बात की गई फाउंडेशन ऑफ लर्निंग में। इन्होंने बोला जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और एजुकेशन है, मतलब उसमें वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टीफिसेटेड होना चाहिए,
मल्टी लेवल होने चाहिए, प्ले बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कंप्राइजिंग ऑफ अल्फाबेट्स। अब ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ क्यों। अल्फाबेट्स है, लैंग्वेज है, नंबर है, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, इंडोर आउटडोर प्ले, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट, ड्रामा, पोएट्री एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये था कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर था, जहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन ऑफ लर्निंग में बात की कि ये कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टीफेसेटेड होना चाहिए, प्ले बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं की है, ध्यान देना, वो आगे बात की है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में नहीं बात की। इन्होंने बोला जो लर्निंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, गेम बेस्ड होनी चाहिए, बच्चों को ड्राइंग कराओ, पेंटिंग कराओ, विजुअल आर्ट्स के थ्रू सिखाओ, क्राफ्ट बनवाओ, है ना, पेपेट्री जो होते हैं, म्यूजिक होते हैं, म्यूवमेंट होता है, नंबर्स को कैसे गेम के थ्रू, आजकल कई सारे आपके वो क्या बोलते हैं उसको, ऐप वगैरह भी है जहाँ पे नंबर्स को लर्न कराने के लिए होता है, काउंटिंग सिखाने के लिए होता है, कलर्स का यूज करके लॉजिकल थिंकिंग उनके डेवलप करो। ओवरऑल इनका यहाँ पे जो फोकस था वो ये था कि बच्चों के अंदर हमें क्या डेवलप करना है, सोशल कैपेसिटीज को डेवलप करना है ना, सेंसिटिविटी डेवलप करना है, गुड बिहेवियर को डेवलप करना है, कर्टिसी, इथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक जो क्लीननेस होती है, टीम वर्क, कॉपरेशन, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे क्या करना है, उनके अंदर डेवलप कराना है। ओवरऑल जो एम था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का वो ये था, ऑप्टिमल आउटकम इन द डोमेन्स ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल ही मैंने बताया यहाँ पे जो आपकी एनईपी 2020 थी वहां पे सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया गया था, ओवरऑल एस्पेक्ट पे बच्चे की फोकस किया गया था। उनका सोशल, इमोशनल और एथिकल डेवलपमेंट हो गया, कल्चरल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अर्ली लैंग्वेज, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी और न्यूमरेसी को भी डेवलप करने के लिए बोला गया था इस पॉइंट में। क्लियर है ये बात कि यहाँ पे क्या बोला गया कि जो लर्निंग होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे प्ले बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चे की सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं करना, उसका जो सोशो इमोशनल है, एथिकल डेवलपमेंट करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, मोटर डेवलपमेंट करना, है ना, ये सारी चीजें, टीम वर्क उनको सिखाना, कॉपरेशन सिखाना, है ना, गुड बिहेवियर सिखाना, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल जो फ्रेमवर्क है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब ये देखो, ये आपका हायर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये जो आपके जब आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जैसे पेपर 1 में हायर नहीं है, हायर एजुकेशन, वहाँ पे ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल जो फ्रेमवर्क है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्या है, NCPFECCE। ठीक है, फॉर चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 8। ध्यान देखना किस ये जो नेशनल करिकुलम और पेडागोजिकल जो फ्रेमवर्क है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, कितनी एज के लिए, अप टू द एज ऑफ 8। वो डेवलप कौन करेगा, इज डेवलप बाय द NCERT। ध्यान रखना, ये जो फ्रेमवर्क है ये कौन डेवलप करेगा, NCERT डेवलप करेगी। अब ये जो NCERT है इस फ्रेम को कितने पार्ट्स में डेवलप करेगी, 2 पार्ट में डेवलप करेगी। पहले पार्ट में वो 0 से मतलब 3 साल के बच्चों को कवर करेगी, दूसरे पार्ट में 3 से 8 साल के बच्चों को कवर करेगी। ये बात समझ में आई कि पहले पार्ट में वो 3 साल के बच्चों में के लिए बनेगा और दूसरा जो फ्रेमवर्क होगा उसका सब फ्रेमवर्क वो 3 से 8 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, द ओवर रीचिंग गोल विल बी इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस करनी है हाई क्वालिटी में, हाई क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी की एजुकेशन देने की यहाँ पे बात की जा रही है। यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री इन अ फेज्ड मैनर। स्पेशल अटेंशन प्रायोरिटी विल बी, और सबसे ज्यादा जो अटेंशन देनी है, ठीक है, वो किसको देनी है, जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन है। ठीक है, जो सोशली इकोनॉमिकल जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको एक्सेस कराना है, हाई क्वालिटी की उनको एजुकेशन देनी है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन शैल बी डिलीवर्ड थ्रू अ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथेंड सिस्टम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसमें इन्होंने कौन कौन सी बात की, स्टैंड अलोन। ठीक है, स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी में मतलब आंगनवाड़ी के साथ साथ प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, गो विद द
प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स जो प्री प्राइमरी जो स्कूल है वो कवर करें एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स, ठीक है, 5 to 6 ईयर को लोकेटेड विद एग्जिस्टिंग जो प्राइमरी स्कूल्स है उनके साथ। स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स की बात की गई, ऑल ऑफ विच वुड रिक्रूट वर्कर टीचर्स स्पेशली ट्रेन्ड इन द करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रिपरेटरी क्लास बोलो या फिर बाल वाटिका बोलो, ठीक है, प्रिपरेटरी क्लास बोलो या फिर बाल वाटिका बोलो, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम लोग बाल वाटिका बोलते हैं प्रिपरेटरी क्लास में, ठीक है। आगे आगे अभी देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे 5 साल, ठीक है, इट इन्वेसाइज दैट प्रायर टू द एज ऑफ एवरी चाइल्ड, मतलब 5 साल से पहले की जो भी एज है, 5 साल से पहले, ठीक है, पहले की जो एज में बच्चों को सबसे पहले कहाँ भेजना है, बाल वाटिका में भेजना है, ठीक है। बिफोर क्लास 1 से में एडमिशन लेने से पहले उनको कहाँ भेजना है, बाल वाटिका में भेजना है, ठीक है, जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर हो, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के में क्वालिफाइड टीचर्स हो, ठीक है, वो उनको प्ले बेस्ड लर्निंग कराएं, मतलब एक क्लास 1 में एडमिशन लेने से पहले उनको क्या करना है, बाल वाटिका में भेजना है, और इस बाल वाटिका में क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए जो उनको प्ले बेस्ड लर्निंग कराए, और उनका ओवरऑल जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, उनकी साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, है ना, इन डोमेन्स को डेवलप कराने पे होना चाहिए। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जो एबिलिटीज हैं, ये जो डोमेन है आपके तीनों, उनको डेवलप कराने पे होना चाहिए, उनका जो मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। अटेनिंग एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन with thus become an urgent national mission with immediate measures to be taken on many front and with clear goal will be attained in the short term, including that every student will attain foundation। मतलब यहाँ पे भी ये चीज बोली गई इस पॉइंट में कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ग्रेड 3 तक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अटेन करने की बात की गई, और कब तक, ये हमें कब तक करना है, 2025 तक, ये याद रखना। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमें अचीव कब तक करना है, बाय द ग्रेड 3 2025 तक, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, 2025 तक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 अचीव करने की बात की गई, जिसमें पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 30:1 होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। लेकिन जो सोशली इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज सेक्शन है, ठीक है, जो सोशली जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो पीपल टीचर रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25:1 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। 30:1 किसके लिए होना चाहिए, जो नॉर्मल स्कूल्स में, ठीक है, जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए हमें 25:1 पीपल टीचर रेशियो को रखना है। और टीचर्स कैसे होनी चाहिए, ट्रेन होने चाहिए, वो एक तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर पाए, ठीक है, बच्चों को क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए, उनको फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी को मतलब समझा इम्पार्ट कर पाए, है ना। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी, उसके अलावा दीक्षा, ये फुल फॉर्म याद रखना, ये हायर के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये वाला तो हायर में नहीं पूछा जाता जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, लेकिन ये जो दीक्षा है, ठीक है, ये आपका हायर में पूछ सकते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, क्या है इसका फुल फॉर्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेशनल रिपोजिटरी की बात की गई, मतलब एक ऐसी रिपोजिटरी जहां पे हाई क्वालिटी रिसोर्सेज को, ठीक है, रखा जा सके। ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल दीक्षा, मतलब एक ऐसी रिपोजिटरी है जहां पे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अवेलेबल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन टू सर्व एज aid to teachers and to help bridge any language barrier that may exist between teacher and student will be piloted and implemented। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे में जो ये बात की जा रही है, सिर्फ ये बोली जा रही है यहाँ पे कि एक नेशनल रिपोजिटरी की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। नेशनल रिपोजिटरी में बोला गया कि ये एक ऐसी नेशनल रिपोजिटरी है जहाँ पे हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अवेलेबल करा सकते हैं, और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो एक तरीके से टीचर्स को एड करेगा, टीचर्स को हेल्प करेगा, स्टूडेंट को वो हेल्प करेगा, जो लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट कर रहा है उनके बीच में वो यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों को एड करेगा, दोनों को ही हेल्प करेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, कर्टेलिंग जो ड्रॉप आउट रेट है एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल, इस पे बात की गई, जिसमें सबसे पहले आया आपका
देखो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, समग्र शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समग्र शिक्षा बोलते हैं। ठीक, वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूलिंग सिस्टम मस्ट बी टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर इनरोल्ड इन एन आर अटेंडिंग स्कूल। मतलब इनका जो प्राइमरी गोल था वो यही था कि चिल्ड्रन को हमें क्या करना है, इनरोल कराना है स्कूल्स में, और ये इंश्योर करना है कि वो स्कूल्स को अटेंड करें। ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन RT एक्ट है, ठीक है, उसमें उसने इसके लिए काफी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काफी सारे काम इसमें किए हुए हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे ये जो डेटा दे रखा हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये जो डेटा दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसकी बात की गई थी इनरोलमेंट रेशियो की, ठीक है, तो स्कूल के लिए ध्यान देना, जब देखो एक था आपका स्कूल के लिए, एक था आपका हायर एजुकेशन के लिए। जब स्कूल में हम बात करते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, तो कितनी हमें अचीव करनी है, 100% अचीव करनी है। कितनी अचीव करनी है, 100%। ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो होना चाहिए स्कूल में वो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए 2030 तक, 2030 तक। लेकिन उसी जगह जब हायर की बात करेंगे तो वहां पे हमें कितना करना है, 50% करना है बाय 2035। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। ये 50% कब करना है, जब हम हायर एजुकेशन में बात करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, 2035 तक। लेकिन 100% कहाँ पे करना है, हमें स्कूल में करना है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। उसके अलावा और 2025 तक हमें क्या अचीव करना है, जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है वो कब तक अचीव करनी है, 2025 तक। ये जो डेटा दे रखी है ना ये आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये पहले का डेटा दे रखा है। फॉर ग्रेड 6 to 8 वॉज कितना था, 90.9 था, वाइल ग्रेड 9 to 10 एंड 11-12 कितना था, 79.3% था, 56.5% था, इंडिकेटिंग दैट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट ड्रॉप आउट आफ्टर क्लास 5 एंड स्पेशली आफ्टर ग्रेड 8। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जो ड्रॉप आउट है, बच्चे जो छोड़ के बीच में चले जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, उनका ये पूरा रेशियो दिया जा रहा है। ठीक, जिसमें इन्होंने टॉप प्रायोरिटी रखी, चिल्ड्रंस को क्या करना है, बैक टू स्कूल, ठीक है, बैक टू स्कूल लेके आना है, ठीक है, ये भी एक इनका था, जिसमें इनको क्या बोला गया कि चिल्ड्रंस को बैक टू स्कूल लेके आना है, उन्हें इनरोल कराना है। और जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है हमारा प्री स्कूल्स टू सेकेंडरी लेवल, कहाँ से, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल का, वो कितना होना चाहिए, 100% बाय 2030। ये चीज यहाँ पे बोली गई, ठीक है, क्लियर है बात। और फाउंडेशन लिटरेसी हमें कब तक करनी है, 2025 तक, ठीक। और हायर में कब तक हमें करना है, 2035 तक बाय 50% करना है, ठीक है। ये आगे हम लोग जब हायर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे भी, ठीक है। A concerted national effort will be made to ensure universal access and afford opportunity to all children of the country to obtain क्वालिटी होलिस्टिक एजुकेशन इंक्लूडिंग, मतलब यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन देने की बात की गई। ध्यान देना, ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो कब से देने की बात बोली गई थी, क्लास 6 से। क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन देने की बात की गई थी, फ्रॉम प्री स्कूल टू ग्रेड 12 बोला गया है यहाँ पे। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन में आता है कि क्लास 6 में ही वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। देयर आर 2 ओवरऑल इनिशिएटिव, दो यहाँ पे इनिशिएटिव्स थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम कर सकते हैं, बच्चों को वापस से स्कूल में ला सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यहाँ से एजर्शन बेस के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दो, इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर दो, दैट सो दैट ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू सेफ एंड एंगेजिंग स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड 12। सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया कि हमें क्या करना है, दो इनिशिएटिव्स लेने हैं, ठीक है। देयर आर 2 ओवरऑल इनिशिएटिव्स जो लिए गए यहाँ पे बच्चों को वापस से स्कूल में लाने के लिए, जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम करने के लिए। जिसमें पहला ये था कि हमें क्या करना है, जो उनको इफेक्टिव एंड एक सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही, ठीक है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की गई जिसमें वो इंगेज हो पाए, ठीक है, जिसमें वो आना चाहे, वो सेफ फील करें,
है ना, तो ये चीज बोली गई। उसके अलावा दूसरी में बोला गया हमें अचीव करना है यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, ठीक है, हमें अचीव क्या करना है, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बाय केयरफुली ट्रैकिंग स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, यूनिवर्सली एक साथ मिल करके ट्रैक करना है जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ठीक है, क्यों वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, क्यों वो स्कूल छोड़ रहे हैं, क्यों वो स्कूल में एनरोल नहीं कर रहे हैं, उसको हमें केयरफुली क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक आउट करना है, ठीक है, जिसके लिए हमें इंश्योर करना होगा इनरोल मतलब कि कितने बच्चे एनरोल कर रहे हैं स्कूल्स, मतलब कितने बच्चों ने स्कूल में एनरोल किया और कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल्स को। हैव अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू कैच अप एंड री एंटर स्कूल्स इन केस दे हैव फॉलन बिहाइंड और ड्रॉप आउट। एक ऐसा भी फैसिलिटी होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलना चाहिए कि बाय द वे अगर उसने उन लोगों ने बीच में ड्रॉप कर दिया है तो वापस से फिर से उस स्कूल में एडमिशन ले पाए, है ना, तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, हमें यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन करना है, जो यूनिवर्सली पार्टिसिपेशन करना है स्कूल्स को केयरफुली ट्रैक करके बच्चों को वापस लेके आना है। दूसरी बात यहाँ पे सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की गई, ठीक है। तीसरी बात, फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद स्पेशल एम्फेसिस। हमको यहाँ पे देखो SEDGS, ठीक है, स्पेशल एम्फेसिस किस पे देना है हमें, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको देना है, ठीक है, समझ रहे हो, उनके लिए मल्टीपल पाथ होने चाहिए जिससे उनको फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो भी एजुकेशन से वो दी जा सके। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई, जिसमें program offered by National Institute of Open Schooling and state open schools will be expanded and strengthened for meeting the learning needs of young people in India who are not able to attend a physical schools। यहाँ पे open and distance learning की प्रोग्राम को ऑफर करने की बात की गई by the NIOS और स्टेट ओपन जो स्कूल्स हैं उनके द्वारा, जिससे जो बच्चे फिजिकली स्कूल्स को अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो भी स्कूल में इनरोल कर पाए, ठीक है, लर्निंग को स्ट्रेंथन करने की बात की गई यहाँ पे। NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल विल ऑफर द फॉलोइंग प्रोग्राम, जिसमें कई सारे, जिसमें ABC, ठीक है, कैसे प्रोग्राम्स होंगे, ABC लेवल के प्रोग्राम होंगे, ठीक है, A इज फॉर ग्रेड 3, B इज फॉर 5 एंड C इज फॉर 8 फॉर्मल स्कूल सिस्टम्स की तरह जैसे होता है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 10 एंड 12, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज हो गए। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को भी प्रोग्राम को ऑफर करने की बात की गई बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्टेट ओपन स्कूल्स को, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना, उसको स्ट्रेंथ करना है, जिससे वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोग्राम है उसको ऑफर कर पाए, सो दैट जो बच्चे फिजिकली स्कूल में एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो वो भी उस चीज को कर पाए, ठीक है। फिर आते हैं करिकुलम एंड पेडागोजी क्या है स्कूल्स में। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, हॉलिस्टिक होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंजॉयबेबल होनी चाहिए। ये वर्ड का बहुत ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंजॉयबेबल की बात नहीं बोली गई है, कल ही मैंने बताया था लाइट बट टाइट, ठीक है, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, लाइट बट टाइट, ठीक है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, हॉलिस्टिक होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए। हाँ, समझ रहे हो इस चीज को। हॉलिस्टिक हो गया, है ना, मतलब जब हम बात करते हैं उसकी, जब इसको रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई थी करिकुलम को, जहाँ पे क्या हुआ था, रीस्ट्रक्चरिंग, इसका जो पहले पॉइंट है यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करना है स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी को, जहाँ पे 5+3+3+4 डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, 5+3+ डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया गया। एक मिनट इधर आ जाओ, देखो ये जो ये 5 है, 5 ये +3, 3+4, समझ रहे हो, ये 5 ये क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है, ये क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है। 3 ये आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज, फिर ये 3 साल मिडिल स्टेज है, 3 साल क्या है आपकी, ये मिडिल स्टेज है। फिर आ जाओ सेकेंडरी स्टेज पे, ये आ गई आपकी 4 साल की सेकेंडरी स्टेज। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे आपके, समझ रहे हो, यहाँ पे जो बच्चे आएंगे इस एज में वो 3 से 8 साल के बच्चे आएंगे, ठीक है, मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ इसको। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो 8 से 11 साल के आएंगे, समझ रहे हो, 8 से 11 साल। फिर यहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो 11 से 14 साल के बच्चे आएंगे। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो 14 से 18 साल के आएंगे। अब ये जो एज ग्रुप है ये आपको याद होनी ही चाहिए, ध्यान देना, ये एज ग्रुप आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब आ जाओ, अब ये जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक 3 साल इधर, है ना, और एक ये 2 साल इधर।
3 साल तक उन्हें क्या देना है, आंगनवाड़ी में भेजना है ना। आंगनवाड़ी में प्री स्कूल्स, बाल वाटिका, इन सबको बोला गया। और ये इनकी एज क्या होनी चाहिए, 3 से 6 साल। 3 से 6 साल में उनका क्या करना है, उनको आंगनवाड़ी में भेजना है, बाल वाटिका इन सब प्री स्कूल से भेजना है। फिर ये 2 साल आपके क्या हो जाएंगे, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इधर आए दूसरे, ये 3 साल यहाँ पे निकल गए आपके ना, 3 साल यहाँ निकल गए, अब 2 साल इधर बचे ना। अब ये 2 साल में क्या होगा, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। और यहाँ पे एज ग्रुप क्या होगी, 6 से 8 साल होगा। एज ग्रुप कितना होगा, 6 से 8 साल होगा। बहुत अच्छे से इसको समझ लेना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ये 6 से 8 साल का हो गया, ठीक। ये फाउंडेशनल स्टेज समझ में आई। फिर नेक्स्ट आ जाओ प्रिपरेटरी स्टेज पे। अच्छा हाँ, ये दूसरी चीज यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे मल्टीफेसेटेड लर्निंग होगी, प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सारी होगी। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज कितने साल की होगी, 3 साल की होगी। 3 साल कहने का मतलब क्या है, क्लास 3 से क्लास 5, समझ रहे हो, क्लास 3 से क्लास 5 यहाँ पे आता है, जहाँ पे हम प्ले कराएंगे, डिस्कवरी कराएंगे, एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, ठीक है, क्लियर है। फिर मिडिल स्टेज में आ जाओ। मिडिल स्टेज कितने की हो जाएगी, 6 क्लास से 8 क्लास तक। कितना, 6 क्लास से 8 क्लास तक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जाएगी, बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। बच्चे साइंस सीखेंगे, मैथ सीखेंगे, आर्ट, सोशल साइंस, और उसके अलावा यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट 9 to 12, ठीक है। 9 to 12 क्लास यहाँ पे, ये कितने साल की आपकी, ये सेकेंडरी स्टेज 4, ठीक है, कितना, 4 ईयर का हो गया, जिसमें 9 to 12 आता है। अब यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज होगी, ग्रेडेड क्रिटिकल थिंकिंग होगी, ये सारे की पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्टूडेंट फ्री होंगे अपना अपना स्ट्रीम चूज करने के लिए, ठीक है। वो कोई भी सब्जेक्ट वाला स्ट्रीम अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो 3 साल है, ठीक है, वो किसको दिए गए हैं, आपकी आंगनवाड़ी को दिए गए। एक ये नई चीज यहाँ पे आई है, आंगनवाड़ी है, बाल वाटिका है, ठीक है, इसको दिए गए। तो यही चीज यहाँ पे कि जो आपने देखा यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग वाला सेक्शन ना, उसमें जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो वहाँ पे यही चीजें दे रखी हुई हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो यही जो पूरा मैंने पीछे बताया वही पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है लर्नर का। होलिस्टिक डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने पहले बोला, इसमें स्टार्टिंग में ही बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं करना है, ओवरऑल उनके कैरेक्टर को बिल्ड करना है, ठीक है। क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंड इंडिविजुअल इक्विप विद द, मतलब हमें उनको ऐसे पूरा डेवलप करना है, उनका पूरा मतलब सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट को ही नहीं डेवलप करना, उनका सोशियो इमोशनल, है ना, हर एस्पेक्ट को, फिजिकल मोटर, हर एस्पेक्ट को डेवलप करना, उनका करेक्टर डेवलप करना, एथिक्स डेवलप करना, गुड बिहेवियर डेवलप करना है, हर चीज को डेवलप करना है, सो दैट वो जो 21st सेंचुरी की चैलेंजेस हैं, जो मतलब उसको उसके साथ वो डील कर पाए, मतलब वो इंडिविजुअल को पूरी तरीके से हमें शेप करना है, 21st सेंचुरी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको पूरी तरीके से उनको शेप करने की बात की गई। रिड्यूस करना है करिकुलम कंटेंट को, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई, जो करिकुलम का कंटेंट है उसको रिड्यूस करना है। लर्निंग को क्या करना है, क्रिटिकल टू एनहांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हम करिकुलम को जो करिकुलम का कंटेंट है उसको रिड्यूस करके हमें यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस कराना है। जहां पे करिकुलम कंटेंट कैसा होगा, रिड्यूस्ड होगा हर सब्जेक्ट में, मतलब कोर एसेंशियल होगा। क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे हमें इनहेंस कराना, उसको ज्यादा स्पेस, कंटेंट को ज्यादा स्पेस देने की बात नहीं की गई यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को स्पेस देने की ज्यादा बात की गई, जो कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, एनालिसिस बेस्ड होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजों को बोला गया, ठीक। उसके अलावा जो भी टीचिंग एंड लर्निंग कैसी होनी चाहिए, इंटरैक्टिव मैनर, पैसिव मैनर में नहीं होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, बच्चे और टीचर्स आपस में इंटरैक्ट कर पाए, क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। क्लासरूम सेशंस में हमेशा कैसा होना चाहिए, फन होना चाहिए, इंजॉय कर पाए बच्चों को, बच्चे क्लास में इंजॉय कर पाए, क्रिएटिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी जो भी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे बच्चों के अंदर डीपर से डीपर नॉलेज को डेवलप किया जाए, उनके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके, उस चीज को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट सिर्फ यही है, जो करिकुलम कंटेंट है उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की बात की गई थी, ये इसकी मेन हेडिंग की थी यहाँ पे, ठीक है।
मैंने ब्लैक से हाईलाइट नहीं किया है, ये इसकी मेन हेडिंग थी, ठीक है। फिर आ जाओ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में दो चीजों के बारे में बोला गया यहाँ पे, आर्ट इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज अ क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच, और स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन इज अनदर क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच। दो अप्रोचेस के बारे में यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बात की गई, ठीक। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की गई, हैंड्स ऑन लर्निंग बोला गया, आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन होना चाहिए, स्टोरी में बच्चों को सिखाओ, मतलब बच्चों को स्टोरी बताओ, स्टोरी टेलिंग जो पेडागोजी होती है उसको समझाओ उनको, है ना। उसके अलावा बच्चों को एक्सप्लोर करने की बात की गई। और तीसरी बात यहाँ पे बोली गई, टू क्लोज द गैप इन अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, जो क्लासरूम ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो किसकी तरफ शिफ्ट करना है हमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ ध्यान देना, ठीक है। मतलब हमें ये जो गैप है, ठीक है, ये टीचर स्टूडेंट के बीच में, है ना, ये जो गैप पूरा होता जा रहा है, उससे हमें क्या करना है, हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ उनको शिफ्ट करना है। पूरा जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए क्लासरूम का वो कैसा होना चाहिए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना है, जिसमें आता है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। ये आपकी यूनिट 7 में पेडागोजी में आप लोगों ने इस शब्द का नाम ये सुना होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब समेटिव, फॉर्मेटिव एंड खुद से सीखना, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे ये असेसमेंट्स के टूल होते हैं, समेटिव हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, और जो सेल्फ होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अलाइन करने के लिए बात की गई थी, ठीक है। फिर आर्ट इंटीग्रेशन हो गया आपका, आर्ट इंटीग्रेशन जो क्रॉस करिकुलर जो पेडागोजिकल अप्रोच है, जहाँ पे क्या करना, हमें आर्ट और कल्चर को बेसिस बनाना है लर्निंग कंसेप्ट को लर्न कराने के लिए। आर्ट और जो कल्चर्स है, यहाँ पे आर्ट और कल्चर्स की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे आर्ट और कल्चर को एज अ बेसिस बनाना है लर्निंग के लिए, ठीक है। उनको मतलब यहाँ पे क्लासरूम में हमें क्या करना है, हर बच्चों के अंदर एक जॉयफुल क्लासरूम क्रिएट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट इंटीग्रेशन जो क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच है, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करने की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करने के बारे में बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है बात इसमें एम्पावर करना, ठीक है। एम्पावर स्टूडेंट थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस, मतलब यहाँ पे जब भी कोर्स को चूज करने की बात आए तो वहाँ पे कैसे क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को क्या हो, स्टूडेंट फ्री हो, कोई भी सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं अपने सेकेंडरी लेवल पे, तो वो उस चीज को फ्रीली चूज कर पाए, है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म, लिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज की बात की गई, ठीक है। किसकी बात की गई, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज की यहाँ पे बात की गई, ठीक। नेशनल टेक्स्ट बुक्स विद लोकल कंटेंट फ्लेवर, और जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो लोकल कंटेंट है, ठीक है, उसको भी देने के लिए बोला गया, उसका भी फ्लेवर देने के लिए बात की गई, ठीक है। करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ इसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स, मतलब यहाँ पे वही है कि करिकुलम का डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, स्किल्स है, कैपेसिटी स्किल्स है, उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए बात की गई करिकुलर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अ प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर 6 to 8 विल बी अप्रोप्रिएटली डिजाइन। जो 6 to 8 का करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस बेस्ड होना चाहिए। डिजाइन कौन कर रहा है इसको, बाय द एनसीईआरटी, वाइल फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020 and 21, ठीक है। ऑल स्टूडेंट, ये 10 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 to 8 के लिए 10 डेज बैगलेस पीरियड होना चाहिए, जिसमें उनको वोकेशनल एजुकेशन के लिए भेजा जाए, उन्हें उनसे इंटर्नशिप कराई जाए, ठीक है। जो गार्डनर्स होते हैं, पॉटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ उनको भेजा जाए, उनके साथ उनको काम पे लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में दो बातें बोली गई कि जो एनसीईआरटी है 6 to 8 का जो करिकुलम है उसको प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम को डिजाइन करे, ठीक है, जब वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन को डिजाइन कर रहा हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई 10 डेज बैगलेस पीरियड के बारे में। 10 डेज बैगलेस मतलब 10 दिन उनको बैगलेस जाने के लिए बोला गया क्लास 6 to 8, जहाँ पे वो इंटर्नशिप कर पाए, ठीक है। लोकल वोकेशनल जो एक्सपर्ट होते हैं, लाइक आपका कारपेंटर हो गए, गार्डनर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, उनके साथ वो काम करें, ठीक है, उनके साथ काम को सीखें, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड में देने की बात की गई, ठीक है। जो भी वोकेशनल कोर्सेज है, बैगलेस डेज विल बी इनकरेज थ्रू आउट द ईयर for various types of enrichment activities involving art, quiz, sports, मतलब बैगलेस डेज को इनको यहाँ पे इनकरेज किया गया, ठीक।
जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नहीं सही है, ठीक है, ये भी एक हेडिंग थी यहाँ पे, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। जो नेशनल करिकुलम स्कूल है, मतलब यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलर फ्रेमवर्क को बनाने की बात की गई, ठीक है, बाय द एनसीएफसी 2000, बाय द एनसीईआरटी सॉरी, ठीक है। वहाँ वो पूरे ये जो पूरा फ्रेमवर्क हो वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, एनईपी 2020 के, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। फिर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल, वो इसी का पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये जो पॉइंट लिखे हुए ये दोनों पॉइंट ये इसी के अंदर के पॉइंट है, ठीक है, वो गलती से लग गया। जो द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू and comprehensive national curricular framework है for school education, national curriculum framework for school education 2021 will be undertaken by the NCERT based on the principle of this national education policy. Frontline curriculum needs को देखे after discussion with the ऑल स्टेक होल्डर, जिसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, मिनिस्ट्रीज आते हैं, रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो भी एक्सपर्ट बॉडीज है उनको ये सारी चीजों को अवेलेबल किसमें कराना है, रीजनल लैंग्वेज पे अवेलेबल कराना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया, ये जो करिकुलम है वो कब कब अपडेट करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कब, हर 5 से 10 साल में, ठीक है, वंस एवरी 5 to 10 ईयर, 3 to 10 ईयर नहीं, 5 to 10 ईयर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये चीज मैंने पहले बता दी कि जो टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए उसमें लोकल कंटेंट का भी फ्लेवर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे बात की गई परख की, ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, जहाँ पे परख को इंट्रोड्यूस किया गया। परख क्या है, परफॉर्म, अब ये भी आपके हायर एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, किसके लिए, हायर एजुकेशन में पूछा जा सकता है, जहाँ पे परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, किसके अंदर, एमएचआरडी के अंदर, दैट फुलफिल्स द बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स है, नॉर्म्स को सेट करना, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट के लिए, ठीक है, evaluation for all recognized school board of India, guiding state achievement surveys and undertaking the national achievement surveys and as monitoring achievement। सिंपल सी बात यहाँ पे ये ध्यान रखो इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे ये बोला गया कि जो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को यहाँ पे प्रपोज किया गया, सेटअप किया गया बाय द एमएचआरडी, जिसका नाम क्या था, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक तरीके से स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए एक गाइडलाइन, एक स्टैंडर्ड सेटिंग होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स को सेट करेगी, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बोली गई थी, जो बच्चों का, यहाँ पे शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो ये लिख लो, जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड उनके पेरेंट्स को मिले वो कैसा होना चाहिए, 360 डिग्री पे होना चाहिए, ऐसे करके एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड हो, ठीक है, मतलब जो पेरेंट्स को दिया जाए उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा होना चाहिए, 360 डिग्री, मतलब पूरा ओवरऑल उनके एस्पेक्ट को बताया जाए, खाली उनके सिर्फ कंटेंट कितना उन्होंने एग्जाम में स्कोर किया, खाली उसकी बात यहाँ पे ना की जाए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे थी, 360 डिग्री को करके था, ठीक है। फिर आज सपोर्ट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्पेशल टैलेंट्स हैं उसको सपोर्ट देने के लिए बोला गया, जिसमें टॉपिक सेंटर्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स सर्कल्स विल इंकरेज करना बोला गया, ठीक है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस डिस्ट्रिक्ट्स बियॉन्ड, ठीक है, जहाँ पे साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस सर्कल, चेस सर्कल, पोइट्री सर्कल, लैंग्वेज सर्कल, ड्रामा सर्कल, डिबेट सर्कल, ये सारे सर्कल्स की यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। अलॉन्ग दीज लाइन हाई क्वालिटी नेशनल रेसिडेंशियल समर प्रोग्राम्स होने चाहिए सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उनके हर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसको इनकरेज करना है, विद अ रिगरस मेरिट बेस बट इक्विटेबल एडमिशन प्रोसेस टू अट्रैक्ट द वेरी बेस्ट स्टूडेंट एंड टीचर फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। उसके अलावा ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिशन को भी यहाँ पे इनकरेज करने के लिए बोला गया था, ठीक है, सभी बच्चों के लिए जो वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे इसको भी बोला गया था, ठीक। अब जो ये पूरा जिस्ट में लिखा हुआ है, यूनिवर्सलाइज, जो पूरा हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, उसका मेन जो पॉइंट है वो है यहाँ पे, यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन हमें इस प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल का कितना लाना है, 100% लेके आना है बाय 2030, ठीक है। उसके अलावा ये हायर एजुकेशन का है, ठीक है, हायर एजुकेशन में कितना करना है, 50% करना है बाय 2035, और कितना सीट हमें ऐड करना है, 3.5 करोड़। उसके अलावा एनईपी 2020 विल ब्रिंग कितने बच्चों को वापस लेके आएगा बैक टू स्कूल,
स्कूल 2 करोड़, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाओ 5+3+4 जो स्कूल करिकुलम है, ठीक है, इसने रिप्लेस किया था जो आपका 10+2 का स्ट्रक्चर था, उसको रिप्लेस किया था। नो रिजिड सेपरेशन, ये सब पॉइंट मैंने पहले बता दिया है। आर्ट और साइंस के बीच में कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, किसके साथ, मतलब इंटर्नशिप करने जाए बच्चे के लिए, 10 डेज बैकलेस जो बोला गया वो चीज़ है यहाँ पे। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5, मतलब ग्रेड 5 तक एटलीस्ट उनको मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में उनकी पढ़ाओ, और बाद में हायर एजुकेशन में भी ये चीज़ बोली गई थी, आगे हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन देखो ये पूरा दे रखा हुआ है जो स्कूल की पॉलिसी है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देखा, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी देखा, कर्टेलिंग जो ड्रॉप आउट रेट है, रीस्ट्रक्चरिंग करना, करिकुलम की बात की गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट लर्नर का, मल्टीलिंग्विज्म, पावर ऑफ द लैंग्वेज, जो करिकुलर का इंटीग्रेशन है आर्ट और स्पोर्ट्स का। अब ये टीचर्स के बारे में देखेंगे, कैसे उनका रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट है, सर्विस जो इन्वायरमेंट है, कल्चर है, इक्विटेबल जो एक्सेस है इंक्लूसिव एजुकेशन का, और जो इफिशिएंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे रह गई। अब ये भी पूरा की पॉइंट में दे रखा है। ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है कब तक, 2030, ठीक है। न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+4, जो मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का वो कितना होना चाहिए आपका मदर टंग होना चाहिए। प्रिपरेटरी क्लास को क्या बोला गया, बाल वाटिका, ठीक है। अचीव करना है 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2030। नेशनल फाउंडेशन एंड लिटरेसी मिशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसके अलावा स्कूल प्रिपरेशन जो मॉड्यूल है फॉर ऑल क्लास एंट्रेंस, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बाल भवंस, ठीक है, बच्चों को बाल भवंस, मतलब बाल भवंस कहने का मतलब है जहाँ पे वो विजिट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे वो मतलब साल में 1-2 बार जा सकते हैं, वो है वहाँ पे बाल भवंस। आइडेंटिफाई स्किल टू बी अटेन इन ईच ग्रेड एज अ पार्ट ऑफ एनसीएफ। रिड्यूस करना है करिकुलम का जो कंटेंट है। नेशनल असेसमेंट सेंटर ओपन किया गया परख। एग्जाम जो है 358 में, ठीक है, मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे 10+2 वो आपके 358 में भी ऐड करने की बात की गई। कोई भी हार्ड सेपरेशन ना हो यहाँ पे, ठीक है। करिकुलम टू इंटीग्रेट इंडियन कल्चर एंड एथॉस एट ऑल लेवल्स, मतलब करिकुलम में इंडियन कल्चर्स को, उनके एथिक्स को, इन सबको इंक्लूड करने के लिए बोला गया। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो मैं वहां पे बता रही थी आपको, ठीक है, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को उनका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देने की बात की गई, जिसमें बोला गया 360 डिग्री ऐसे करके पॉइंट है आपके एनईपी के डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जिसमें बच्चे का हर एस्पेक्ट को वहां पे असेसमेंट की जाए। स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात की गई यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपने अभी देखा ना SDEG, ठीक है, ES, ठीक है, सोशो जो डिसएडवांटेज इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज सेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम द पॉलिसी प्रपोजेस स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के नहीं, इन्होंने इस पॉलिसी ने स्कूल एग्जाम को प्रपोज किया, किस क्लास में, 3, 5 एंड 8 में। इम्प्लीमेंट करना कॉम्पिटेंसी, मतलब हमें क्या करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए बात की गई, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट कैन टेक अप, मतलब स्टूडेंट खुद से वो सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जो वो चूज करना चाहते हैं। असेसमेंट विल बी डन थ्रू अ मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, ठीक है, वही चीज 360 डिग्री वाली बात यहाँ पे है कि असेसमेंट कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए स्टूडेंट्स का, ठीक है। सपोर्ट करना है जो चिल्ड्रन है स्पेशल नीड्स वाले। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ऐसे है इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। डेवलपमेंट करना है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रीडेशन फ्रेमवर्क का, ठीक है, जो कौन डेवलप करेगा, SCRT एंड NCRT, ठीक है, ये भी आपके उसी में की पॉइंट है, ठीक है, NCRT डेवलप करेगा। सेट करना है एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म कैसे है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये फुल फॉर्म है, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। SQAAF, मतलब ये क्या है आपका जो क्वालिटी असेसमेंट है स्कूल का, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एग्रीडेशन जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाएगा, SCRT और NCRT बनाएगा, ठीक है। अब आ जाओ टीचर्स की बात करते हैं। जब टीचर्स में बात करते हैं, मतलब हमें क्या करना है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से पहले टीचर्स को समझो। टीचर क्या है, टीचर एक तरीके से
शेप करते हैं हमारे चिल्ड्रंस को, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको टीचर्स शेप करते हैं, ठीक है। तो टीचर का जो रोल होता है वो नोबलेस्ट रोल होता है, ठीक है। वो एक रिस्पेक्टेड मेंबर है हमारी सोसाइटी के, ठीक है। तो इसीलिए टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए जो स्किल बेस्ड होने चाहिए, है ना। वो चीज यहाँ पे वो बोली गई है। रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये इंश्योर करना है जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एंटर कर रहे हैं टीचिंग प्रोफेशन में, मतलब हम जब हम इसकी बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट में, तो हमें इंश्योर करना है जो टीचिंग प्रोफेशन में बच्चे जो पीपल टीचर आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है, वो उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिले, ठीक है। मतलब जो रूरल एरियाज से जो आउटस्टैंडिंग जो बच्चे हमारे प्रोफेशंस में आ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप देने की बात की गई, ठीक है। उसके अलावा उनके लिए कई सारे प्रोग्राम्स मतलब देने के लिए बात की गई थी। 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होता है इन सबसे रिलेटेड, ठीक है। जिसमें आपका अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब टीचर्स विल गिवन कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड टू लर्न द लेटेस्ट इनोवेशन एडवांस, मतलब टीचर्स का भी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो खुद की भी इंप्रूवमेंट को खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट भी अपनी कर पाए, जो नए नए इनोवेशंस हुए हैं, ठीक है, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड या अदर फील्ड से रिलेटेड उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में वो सीखे। जो मल्टीपल मोड्स होते हैं वो उनको ऑफर करने चाहिए, जिसमें लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हैं, है ना। जैसे इन सर्विस जो ट्रेनिंग होती है ना वो यहाँ पे देने की बात की जा रही है, ठीक है। इन सर्विस जो ट्रेनिंग होती है, प्लेटफॉर्म स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप सो दैट द टीचर में शेयर आइडियाज एंड बेस्ट शेयर आइडियाज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लाने की बात की जा रही है जहाँ पे वो अपने आइडियाज को, अपने विचार को शेयर कर पाए। उसके अलावा जो टीचर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स, उन्हें अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 50 घंटे देने ही हैं एवरी ईयर, साल के 50 घंटे उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, जो पूरा वो क्या करेगा, जो लेटेस्ट पेडागोजी है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, मतलब ये जो पूरा ये जो प्रोग्राम है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, वो टीचर को क्या करेगा, टीचर को हेल्प करेगा, एड करेगा, ठीक है। जो भी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से रिगार्डिंग जो पेडागोजी है उसको इंट्रोड्यूस कर, मतलब उसको समझाना, जो भी अडेप्टिव असिस्टिव डिवाइसेस हैं, कैसे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ डील करना है, कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को इनहेंस कराना है, उससे रिलेटेड जो पेडागोजीज हैं, है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आर्ट इंटीग्रेटेड है, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड है, स्टोरी टेलिंग जो बेस्ड पेडागोजी अप्रोचेस होती है उनको सिखाना, ये सारी चीजें किसमें आती है, आपकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आती है, ठीक। फिर करियर मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं उसको, करियर करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है टीचर्स के लिए, अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट फॉर टीचर, एनपीएसटी, ये पूरा एनपीएसटी का एक अलग से डॉक्यूमेंट है, एनपीएसटी का, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, जिसमें निपुण जिसमें कई सारे प्रोफिशिएंसी टीचर्स हैं, बिगनिंग टीचर, मतलब लेवल्स दे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके लेवल दे रखे हुए, तो हर टीचर जब अपने आप को एसेस कर सकता है कि वो अभी बिगनर टीचर है या फिर परफेक्ट टीचर है या फिर एक्सपर्ट हो गया है या फिर लीड टीचर हो गया है ना। तो इस तरह से पूरे लेवल दे रखे हुए हैं, तो इसका मैंने डॉक्यूमेंट आपको वहां पे शेयर कर दिया हुआ है टेलीग्राम पे, ठीक है। उसको डेवलप करने के लिए बात की गई 2020 में बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको डेवलप कौन किया है, एनसीटी ने, ठीक है। जहाँ पे नए मतलब एक यहाँ पे एक तरीके से एक नई स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी आई, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है। और अंडर द, अब ये किसके अंदर आई, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी, एससीईआरटी, टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस लेवल एंड रीजन, एक्सपर्ट ओरिजिनेशन, organization in teacher preparation and development expert, bodies in vocational education, higher education institutes। देखो सिंपल से यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट में ये याद रखो कि यहाँ पे एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जब बात करते हैं टीचर्स के लिए, तो एक कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड था फॉर द टीचर्स, उसको यहाँ पे डेवलप किया गया, ठीक है। एक गाइडिंग सेट की तरह, एक कॉमन गाइडिंग सेट के लिए एक एनपीएसटी को डेवलप किया गया बाय 2022 में, समझ रहे हो। और इसको डेवलप किसने किया,
एनसीटी ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन इट्स रिस्ट्रक्चर्ड जो न्यू फॉर्म आया है PSSB, प्रोफेशनल सेटिंग बॉडी हो गया अंडर द GEC, ठीक है, उसके अंदर। नेक्स्ट आगे स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में बात की गई, जो दिव्यांग चिल्ड्रंस हैं उनको बहुत ज़रूरत है यहाँ पे एक स्पेशल टीचर है, मतलब स्पेशल टीचर्स के लिए, मतलब जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं स्कूल एजुकेशन में कुछ सर्टेन एरियाज में, है ना, उनको यहाँ पे लाने के लिए बोला गया, जो हेल्प कर पाएंगे जो दिव्यांग जो चिल्ड्रन है, ठीक है, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक। अप्रोचेस की बात की गई, अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, अप्रोच टू टीचर एजुकेशन कहने का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज करना है टीचर विल रिक्वायर ट्रेनिंग इन हाई क्वालिटी कंटेंट, मतलब टीचर्स को हाई क्वालिटी कंटेंट और पेडागोजी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव 2030 इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, मतलब 2020 तक हमें क्या करना है, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बना देना, यूनिवर्सिटीज बना देना। एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ऑल मूव टुवर्ड बिकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी, दे विल ऑल्सो aim to house outstanding education department that offer B.Ed, M.Ed, PhD degrees in education। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये बोला गया था जो मतलब बहुत सारे कॉलेज है, सिर्फ एक एक जो स्टैंड अलोन था ना, उनको यहाँ पे हटाने की बात की गई थी, ठीक है, सबको एक साथ करने की बात की गई थी यहाँ पे, ठीक है। बाय 2020 a न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2020 will be formulated by the NCT, किसी कंसल्टेशन से NCRT, ठीक है, जो बेस किस पे होगी NEP की 2020 पे, इन ऑर्डर टू फुली रीस्टोर करना है इंटीग्रिटी ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम को। स्ट्रिंजेंट जो एक्शंस हो सकते हैं विल बी टेकन अगेंस्ट सब जो स्टैंडर्ड है स्टैंड अलोन जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, उनको हमें क्या करना है, एक साथ इंटीग्रेट कराना है। जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, एक B.Ed ऑफर कर रहा है ना, एक DLED ऑफर कर रहा है, जो अलग स्टैंड अलोन जो इंस्टीट्यूट्स है उनको हमें क्या करना है, एक साथ करना है, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, एक साथ करना है। ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे था, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, जिसमें लर्निंग फॉर ऑल, ठीक है, यहाँ पे सभी की लर्निंग के बारे में बात की गई, ठीक। efficient resources and effective governance through school complexes cluster, इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो पॉसिबल था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो भी आंगनवाड़ीज होने चाहिए, ठीक है, जो लोअर ग्रेड मतलब जो स्कूल्स हैं, ठीक है, वो कितनी रेडियस में होने चाहिए, 5 to 10 किलोमीटर, कितना 5 to 10 किलोमीटर। इससे पहले जब आप बात करोगे कोठारी एजुकेशन कमीशन में, वहां पे 1 किलोमीटर बोला गया था, ठीक है, यहाँ पे 5 to 10 किलोमीटर बोला गया। दिस सजेशन वॉज फर्स्ट मेड बाय द एजुकेशन कमीशन, ये जो सजेशन था 5 to 10 किलोमीटर वाला, सबसे पहले किसने दिया था, एजुकेशन कमीशन ने दिया था, लेकिन वहां पे ये अनइम्प्लीमेंट हुआ था। ये ध्यान रखना, ये एजुकेशन बेस में आ सकता है, ये जो मतलब 5 से 10 किलोमीटर वाली चीज थी, मतलब स्कूल को रखना है आंगनबाड़ी को, वो किसने ये सजेशन किसने दिया था, नियर बाय स्कूल्स को वो सजेशन दिया था पहली बार एजुकेशन कमीशन ने, बट वो अनइम्प्लीमेंटेड हुआ था। तो दिस पॉलिसी स्ट्रांगली एंडोर्स द आइडिया ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर, ये जो पॉलिसी थी उसने जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और ये जो क्लस्टर का आइडिया था उसको इसने एंडोर्स किया, वेर एवर जहां जहां पॉसिबल हो सकता था। द एम ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर विल बी ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड मोर इफेक्टिव, मतलब ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी और ज्यादा मतलब इफेक्टिव फंक्शनिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट होना चाहिए स्कूल का क्लस्टर का, ठीक है। उसके अलावा एवरी स्टेट विल बी इनकरेज टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग और एस्टैब्लिशिंग जो बाल भवन्स हैं, ठीक है। बाल भवन्स क्या है, जहां पे चिल्ड्रंस सभी एज के विजिट कर पाए वंस अ वीक, मतलब वीकेंड्स में वो वहां पे विजिट कर पाए, ठीक है, वो चीज वो क्या है, आपका बाल भवन है। एज अ स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स टू पार्टेक इन आर्ट रिलेटेड, career related and play related जो एक्टिविटीज है, such बाल भवन्स में बी incorporated as a part of a school complexes cluster if possible, मतलब बाल भवन्स ऐसे हैं जहाँ पे हर एज के बच्चे वहाँ पे हर वंस अ वीक वहाँ पे जा पाए, एक स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स हो वहाँ पे, ठीक है। दिस स्कूल शुड बी पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन एंड ऑनर ऑफ द होल कम्युनिटी, ठीक है, इसको इन्होंने पॉइंट आउट किया। द डिग्निटी ऑफ द स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन शुड बी रिस्टोर्ड एंड इंपॉर्टेंट डेट सच एज फाउंडेशन, मतलब ये जो एलुमनी होती है, मतलब स्कूल्स में एलुमनी डे मनाने के लिए बोला गया, जो फाउंडेशन डे होता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया,
है ना, एक मतलब स्कूल की ऑनरशिप की यहाँ पे बात की गई। फर्दर मोर अनयूटिलाइज जो कैपेसिटी ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो अनयूटिलाइज जो स्पेस है स्कूल का, ठीक है, उसको यूटिलाइज करने की यहाँ पे बात की गई, जहां पे उन्होंने बोला एक सामाजिक चेतना केंद्र वहां पे ओपन करने के लिए बोला। जो स्कूल का अनयूटिलाइज जो सेक्शन है, अनयूटिलाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे यूज करने के लिए बोला गया, ठीक है। यूज टू प्रमोट सोशल इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज फॉर कम्युनिटी एंड प्रमोट सोशल कोहेशन ड्यूरिंग नॉन टीचिंग, ठीक है, एंड मे बी यूज एज अ सामाजिक चेतना केंद्र। सामाजिक चेतना केंद्र वो जगह है जो एक अनयूटिलाइज जो कैपेसिटी है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो उसे यूज कर सकते हैं सोशल इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज को प्रमोट कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आया आपका जो स्टैंडर्ड सेटिंग जो एग्रेडेशन है स्कूल एजुकेशन का, वो आया, ठीक है। तो ये सारा आपका स्कूल एजुकेशन में मेन पॉइंट था। मैंने सिर्फ यहाँ पे मेन जो पॉइंट था वो सारी चीजें यहाँ पे डाली है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं, तो आप लोग उसको रीड जरूर करना एक बार, ठीक है। सारी चीजों को तो यहाँ पे डालना नहीं पॉसिबल था, तो मैंने जो मेन पॉइंट है आपके, जहां से आपके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो एसर्शन बेस के क्वेश्चन होते हैं वो बन सकते हैं, मैंने खाली वही पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्कूल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा हम लोग का वो रहेगा हायर एजुकेशन का, ठीक है। हायर एजुकेशन में बहुत सारी बातें हैं, और हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हमको पढ़ने की जरूरत भी है, क्योंकि ये हमें पेपर 1 में भी हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट आप लोग देखोगे जो पेपर 1 के लिए आपको हेल्प करेंगे। क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की बात की गई, इंस्टीट्यूशन को रिस्ट्रक्चर एंड कंसोलिडेशन की बात की गई, होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई, है ना, ये सारी चीजें। मोटिवेटेड एनर्जाइज जो कैपेबल फैकल्टी है, टीचर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो टीचर एजुकेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपको हेल्प कर पाएंगे आपकी जो अपकमिंग जो भी टीचिंग के, देखो ये NEP 2020 है वो खाली नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हायर के, ठीक है, वो सब जगह ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप लोग कोई कोर्स वगैरह भी कर रहे हो तो वहां पे भी ये हेल्प करेंगे आपके, ठीक है। BEd MAd वगैरह में वहां पे भी ये हेल्प करेंगे, ठीक। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके अलावा दूसरी बात एक चीज मुझे यहाँ पे ये करनी थी आप लोग से, कि हम लोगों ने जो आपका अब जो दिसंबर है ना, दिसंबर में 2023 जो आपका एग्जाम होगा, जो नेक्स्ट साइकिल है दिसंबर में होगा, उसके लिए हम लोग को पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे सारा कंटेंट करा दिया है, ठीक है, कंटेंट ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा हुआ है, ठीक। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए हैं यूनिट वाइज, ठीक है, ईयर वाइज यहाँ पे नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं कंटेंट का रिवीजन ना करा करके, ठीक है, मैं जो यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे यूनिट 1 के क्वेश्चंस हो गए, यूनिट 2 के क्वेश्चंस हो गए, यूनिट 6 के क्वेश्चंस हो गए, ऐसे करके यूनिट वाइज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है, क्योंकि इस बार के पेपर में आप लोग देखोगे कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफी सारा पूछा भी गया था, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है हमें प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो अभी अपकमिंग डेज में हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगा, जहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी 2023 से लेकर के आपका 2014 तक, ठीक है, 2023 से लेकर के 2014 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे को यहाँ पे मैं कवर करूँ, ठीक है, चाहे वो यूनिट वाइज हो, चाहे वो एक एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है वैसे उठा करके हो, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपको अच्छे लगेंगे। अगर सेशंस अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताना। सो थैंक यू एवरीवन।